हेलो गाइस, ये है यंग साइन ऑफ मेजर्स का पार्ट 10। हमें दिखाया जाता है कि रेसन अपने फादर से मिलने जा रहा होता है क्योंकि उसके फादर ने उसे बुलाया रहता है। वो सोचता है उसके फादर ने शायद से उसे इस वजह से बुलाया होगा क्योंकि उसे इनविटेशन मिली है, वो भी स्वॉर्ड्समैनशिप क्लैन से। फिर हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जब उसे इनविटेशन मिली होती है। वो अपने मेट से कहता है कि मेन रेजिडेंट्स को इस चीज़ के बारे में पता चलने दो। जैसा कि अब मेरा 10 ईयर रिचुअल हो चुका है तो फिर मुझे सक्सेशन वॉर में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। ये उसी तरीके से है जैसे कि हमें टाइगर की डेन में जाकर ही टाइगर को किल कर सकते हैं। ये सुन के रूडिया कहती है कि उसे भी टाइगर को किल करना है। इसे सुन के रेसन जवाब देते हैं, हाँ तुम भी हमारे साथ चल रही हो। कासिन जो है वो तुमसे दोस्ती करके कुछ ज़्यादा ही खुश होगा। ये सुन के रूडिया कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती है और वो कहती है, दोस्त मेरे पास तो दोस्त इतने ज़्यादा है नहीं, तो फिर ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी बात है। फिर हमें अभी प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेसन मन में सोच रहा रहता है कि चलो एक फ्यूचर को क्रिएट करते हैं इस वर्ल्ड के लिए एक ऑथर के तौर पे। जैसा कि मुझे इनविटेशन मिली है हमारे बिगेस्ट राइवल क्लैन से, तो फिर इस चीज़ से लोगों को कुछ ज़्यादा ही अलग अलग मतलब भी निकाल सकते हैं। फिर वो अंदर जाते हुए सोचता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो वर्ल्ड मैंने क्रिएट किया है जो कि ओरिजिनल है, अब उसे बदलते हैं और एक नया वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। रेसन अपने फादर से कहता है कि मैंने सुना कि आपने मुझे बुलाया है, तो फिर उसके फादर भी कहते हैं हाँ। तो फिर रेसन कहता है शायद से आपको मुझे कोई एक ऑर्डर देना होगा। ये सुन के उसके फादर जवाब में कहते हैं तुम्हें तो पता होना चाहिए कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो फिर रेसन जवाब देते हुए कहता है शायद से वो उस इन्विटेशन की वजह से होगा जो कि मुझे स्वॉर्ड्समैन फैमिली से मिला है। पर तभी उसके फादर सिर्फ एक फूंकी मारते हैं जिसके चलते रेसन के साइड में एक बड़ी सी आइस के स्पाइक्स निकलने लगते हैं और एक स्पाइक तो उसके जस्ट गले पे आकर रुकता है। ये देख के रेसन को ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और वो कहता है कि आप ये सारी सिचुएशन इंटेंशनली बना क्यों रहे हैं। ये सुन के उसके फादर कहते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इस सिचुएशन को जानबूझ के बनाया है। तो फिर वो जवाब देता है कि अगर आप मुझे मारना ही चाहते तो फिर मैं अभी मरा पड़ा होता, पर आपने नहीं मुझे मारा। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। इस चीज़ को सुन के उसके फादर कहते हैं जो सारे फैमिली के लोग हैं वो सिर्फ एक कीड़े की तरह हैं जिन्हें कि हमारे पैरों में सिर्फ रेंगते रहना चाहिए। तो फिर रेसन कहता है कि हाँ मैं आपकी इस स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ, जो सारे फैमिली के लोग हैं वो बिल्कुल ही डॉग की तरह हैं जिन्हें कि सिर्फ हमारे फीट को चाटते रहना चाहिए और एक इंसेक्ट की तरह जो कि सिर्फ हमारे पैरों के नीचे ही रहने चाहिए। ये सुन के उसके फादर कहते हैं पर तुम्हारे एक्शंस तो इसके जस्ट अपोजिट लग रहे हैं। तो फिर रेसन बताता है वो कासिम से मिला था जब वो हैरान में था और मैंने एक डुअल की रिक्वेस्ट की। उनके तौर से देखा जाए तो डुअल सिर्फ एक इवेंट है जो कि एक दूसरे का दोस्त बनने के लिए रखा जाता है। ये सुन के उसके फादर कहते थे हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि कासिम वहाँ पर होगा। तो वो जवाब देता है वो सिर्फ पूरा ही एक कोइंसिडेंस था, मुझे तो उस सिनेरियो से यही लग रहा था कि गॉड भी यही चाहते हैं। रेसन को ऐसे अपने फादर से बात करते हुए देख के एविलिया मन में सोचती है कि मुझे इसके 10th बर्थडे के रिचुअल पे ही लगा था कि ये बिल्कुल ही बदल चुका है। तो फिर वो रूमर्स कैसे थे कि रेसन बिल्कुल भी बदला नहीं है, वो जैसा पहले था वैसा अभी भी है। ऐसा भी हो सकता है कि रेसन शुरुआत से ही ऐसा हो पर किसी ने उसकी इन्फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ही बदल दिया हो। फिर वो सोचती है ऐसा कौन कर सकता है, पर उसके दिमाग में सिर्फ उसके फादर ही आते हैं तब। फिर रेसन कहता है जैसा कि अब मेरा 10 ईयर रिचुअल कंप्लीट हो चुका है तो फिर अब मैं पूरी तरीके से ही पार्ट हूँ मेडन फैमिली का और मैं चाहता भी हूँ कि अब मैं सक्सेशन वॉर में पार्ट लूँ। पर जो भी मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं उन्होंने पहले ही अपनी टेरिटरीज इस्टेब्लिश कर रखी हैं और अपने लोगों को भी अपनी फैमिली में से सेलेक्ट कर रखा है। मुझे ये किसी भी तौर पे गलत नहीं लगा, पर सिर्फ इस वजह से कि मैं थोड़ी लेट पैदा हुआ तो फिर मैंने ये जज किया कि अब मैं अपनी फैमिली में रहकर तो और ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकता। तो फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे बाहर जाने की ज़रूरत है और बाहर अपनी पावर इस्टेब्लिश करनी चाहिए। ये सुन के उसके फादर कहते हैं क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें सिबलिंग्स के वॉर में किसी बाहर वालों को जोड़ना चाहिए। तो फिर वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ यही एक चॉइस बची है। तो फिर उसके फादर कहते हैं क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो। ये सुन के रेसन अपनी आवाज़ को तेज़ करते हुए कहता है कि मैं कासिम के साथ फ्रेंड बना ताकि मैं उसे एक दिन एक वेल ट्रेंड डॉग की तरह बना पाऊँ, क्योंकि जो एक ट्रेंड वुल्फ होता है वो एक टाइगर को भी हंट कर सकता है। पर उसके फादर कहते हैं कभी कभार वो भेड़िया खुद ही के ओनर को भी खा सकता है। तो रेसन जवाब देता है जैसा कि आपने पहले कहा था फादर, अगर मैं उसके हाथों खप भी जाऊंगा तो फिर ये मेरी खुद की फेट होगी। मैं उसे ट्रेन करूंगा एक डॉग के तौर पे, ना कि एक स्वॉर्ड मास्टर। वो मेरे लिए एक स्वॉर्ड डॉग बन जाएगा जो कि मेरे ऑर्डर पे कुछ भी करेगा। ये सुन के उसके फादर भी खुश हो जाते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर वो और उसकी बहन जा रहे होते हैं। तो फिर एविलिया पूछती है
क्या तुम्हें लगा था कि चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जब तुम्हें इनविटेशन मिला था? तो फिर रेसन कहता है हाँ मुझे लगा था कि ऐसी हो जाएंगी, पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे मेरे साथ किसे भेजा जाएगा सारे फैमिली में। फिर वो मन में सोचता है कि मुझे सारे फैमिली में अकेला तो भेजा जा नहीं सकता, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई चीज़ गड़बड़ हो गई तो फिर वहाँ पर कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए। और शायद से एविलिया एक ऐसी पर्सन है डेकेट्रा के आंखों में जो कि इस चीज़ को हैंडल कर सके। फिर एविलिया कहती है कि तुमने इस बातचीत को कई बार अपने दिमाग में प्रैक्टिस किया होगा ऐसे बोलने के, जो तुम ऐसे बोल पा रहे थे। तो फिर रेसन भी कहता है हाँ उस टाइम तो मेरा ब्रेन ही स्टॉप कर गया था, अगर मैंने इसे प्रैक्टिस किया ना होता तो फिर मैं ऐसे कभी बोल ही नहीं पाता। तो फिर एविलिया कहती है जब मैं तुम्हारी एज की थी तब मैं कभी उनके सामने बोल ही नहीं पाती थी। फिर अचानक से ये एविलिया सीरियस हो जाती है और वो पूछती है क्या जो फिजिकल स्ट्रेंथनिंग रिचुअल हुआ था क्या वो सच में फेल हो गया था? रेसन जवाब देता है नहीं। तो फिर वो पूछती हैं कि तो फिर उस ट्रांसेंडेंस माना क्या क्या हुआ था जो कि उस स्क्रॉल पे था? तो फिर रेसन जवाब देता है कि मैं उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता। वो रीज़न पूछती हैं तो फिर वो कह देता है कि फादर ने इस चीज़ को बताने से किसी को भी मना किया है। इस चीज़ को सुन के एविलिया मन में सोचती है अब तो ये कंफर्म हो चुका है कि जो रेसन है वो हमारी फैमिली में एक वेरिएबल है, वरना वो कभी फादर से ऐसे बात ही नहीं कर पाता। और मैं इस वेरिएबल को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ वो मेरे खुद की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर मैं इसे अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाई तो फिर फादर इस वेरिएबल को किसी और सिबलिंग को दे देंगे। उन्होंने ये सबसे पहली अपॉर्चुनिटी मुझे दी है, तो फिर अभी जो मुझे करना है वो है इसे रेज़ करना। फिर तभी रेसन कहता है कि सिस्टर मुझे आपको कुछ दिखाना है। तो फिर वो कहती है वो क्या है? तभी रेसन अपने हाथ पे ट्रांसेंडेंट माना ले आता है, जिसे देखकर उसकी सिस्टर भी शॉक हो जाती है। फिर रेसन पूछता है क्या आप इसे देख सकती हैं? तो फिर एविलिया जवाब देती है हाँ ये ट्रांसेंडेंस माना है जिसका कि बेस फायर माना है। पर फिर उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा खुद पे हार्ड नहीं जाना चाहिए, मैंने पहले ही तुम्हारा पोटेंशियल देख लिया है। इस चीज़ से रेसन कुछ समझ नहीं पाता। तो फिर उसकी सिस्टर उसे बताती है कि ये हार्ट के लिए कुछ ज़्यादा ही हार्ड होता है कि माना के फिजिकल फॉर्म को ला पाए। पर रेसन तो मन में सोच रहा रहता है मुझे तो ये अब तक पता ही नहीं था। फिर उसकी सिस्टर कहती है कि तुम अभी भी यंग हो तो फिर तुम्हें इस हार्ट पेन के बारे में इतना कुछ पता नहीं होगा, पर तुम्हारे हार्ट के लिए ये अभी कुछ ज़्यादा ही हार्ड टाइम चल रहा होगा, क्योंकि तुम अभी इतनी यंग एज में ही सेकेंड सर्किल मैजिशियन बन चुके हो। और अगर तुम अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा पुश करते रहे वो भी इतनी यंग एज में, तो फिर तुम एक मेज के तौर पे सक्सेस नहीं पा पाओगे। ये सुन के रेसन मन में सोचता है कि सिस्टर तो कुछ ज़्यादा ही नाइस हैं, पर फिर वो सोचता है कि अगर एविलिया ने मेरे सेकंड सर्किल को देख लिया है तो फिर फादर ने को भी पता ही चल गया होगा, पर फादर ने इस चीज़ के बारे में मुझसे कुछ कहा ही नहीं। फिर एविलिया पूछती है अब तुम्हारा क्या करने का प्लान है? तो फिर रेसन पूछता है कि स्वॉर्ड्समैनशिप फैमिली ने सिर्फ हमें ही तो इनवाइट नहीं किया होगा। तो फिर एविलिया जवाब देती है तुम एकदम ही सही हो, उन्होंने ग्रैंडन फैमिली को भी इनवाइट किया है। तो रेसन मन में सोचता है पक्का ही वहाँ से भी कोई ऐसा ही आएगा जिसकी कि एज और मार्शल आर्ट थोड़ी मेरे लेवल के बराबर पे होगी, और पक्का ही ये वो होगी रिनाउंड मार्शल आर्ट फैमिली की इकलौती डॉटर रोजलिन। रेसन कहते हैं जो रिनाउंड मार्शल आर्ट फैमिली वो पक्का ही गेटवे का इस्तेमाल करेगी कॉन्टिनेंट ऑफ वेस्टिया को पार करने के लिए। एविलिया भी इस चीज़ को कंफर्म करती है। वो कहता है कि तो फिर मैं वहाँ पर पहले पहुँचकर उनका इंतज़ार करूँगा। वो एविलिया पूछती है ऐसा क्यों? तो वो जवाब देता है जैसा कि आपने मुझे कहा था, मैं पिछली बार कुछ ज़्यादा ही रूड हो गया था रिनाउंड मार्शल आर्ट फैमिली के लिए। फिर वो अपने पिछली बॉडी के ओनर के हरकतों के बारे में सोचता है कि कैसे उसने रोजलिन को हिट किया था और यही रीज़न था उसके एग्ज़ाइल में जाने का। वो फिर कहता है कि मैं रोजलिन से माफ़ी मांगने जा रहा हूँ। इस चीज़ से उसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा ही शॉक हो जाती है। और तो फिर रेसन पूछता है क्या माफ़ी मांगने में कोई बुराई है? तो वो कहती हैं कि रिनाउंड मैजिक फैमिली है वो किसी के भी सामने झुकती कभी भी नहीं। इस चीज़ पे रेसन जवाब देता है जो मेज होता है वो कभी भी किसी के सामने झुकता नहीं, क्योंकि उनके ऑनर की वजह से। पर जिस मेज ने उसका ऑनर ही खो दिया हो वो काफ़ी ज़्यादा ही अलग स्टोरी है। जैसा कि मैंने रोजलिन को हिट किया है उस टाइम मैं बिल्कुल भी एक मेज के तौर पे एक्ट ही नहीं कर रहा था, तो फिर ये एकदम ही सही है कि मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। पर तभी वो सोचता है कि जो मैजिक कॉम्बैट टेक्निक है वो पहले तो इफ़ेक्टिव नहीं थी जब उसने इस बॉडी को पजेस किया था। तो जो रेसन पिछला वाला था उसने कैसे ही रोजलिन को हरा पाया, जबकि वो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स में आती थी रिनाउंड मार्शल आर्ट फैमिली में से। तो फिर उसे नोटिफिकेशन आता है रोजलिन जो है वो शुरुआत से ही कुछ ज़्यादा ही काइंड रही है, और उसकी फैमिली वाले उसे ये चीज़ बताते रहे हैं कि जो दूसरों को हार्म करते हैं और वायलेंटली एक्ट करते हैं वो लोग बिल्कुल ही सैवेज रहते हैं। इस चीज़ को देख के रेसन मन में सोचता है जब वो कुछ सालों बाद फ्यूचर में अपीयर होती है तो उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही अलग होती है, तब वो कुछ ज़्यादा ही वायलेंट और अनबीट रहती है।
क्या यही उसके चेंज होने का रीज़न हो सकता है? सिस्टम उसे जवाब देता है कि रोजलिन वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई थी क्योंकि उसे सेवेंथ सन ऑफ रिनाउंड मैजिक फैमिली ने हिट किया था। तब उसे पहली बार ये लगा था कि कमज़ोर होना कितना ज़्यादा बेकार होता है। तब से रोजलिन ने ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ तक कि खुद पैट्रियार्च ने उसकी फैमिली में उसे सिखाया है। रोजलिन शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड रही है मार्शल आर्ट में, पर शुरुआत में उसने कभी मार्शल आर्ट सीखी नहीं। पर जब अब वो सीख रही है तो उसकी जो प्रोग्रेस की स्पीड है वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। तभी एविलिया कहती है तुम ही हो जिसे कि इनवाइट किया गया है, तुम ही मेन कैरेक्टर हो इस इवेंट के, तो तुम्हारी जो मर्ज़ी तुम वो कर सकते हो, मैं हमेशा ही तुम्हें सपोर्ट करती रहूँगी तुम्हारे साइड पे रहकर। रेसन का जाने का टाइम आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो सनफ्लावर फील्ड के गेटवे पे रहता है और रूडिया अभी कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड रहती है। हैम्पटन मन में सोच रहा रहता है कि हम लोग अभी एनिमी की लाइन पे जाने वाले हैं, ये कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है। और जो रिनाउंड स्वॉर्ड्समैन से फैमिली है, एक दिन पक्का ही वो हमारी फैमिली के अंडर काम करेगी। पक्का ये जो लॉर्ड रेसन है उनके दिमाग में कुछ ज़्यादा ही बड़े प्लान चल रहे होंगे और वो इन सारी चीज़ों को सोच के कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा रहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग ऐसे ही पोर्टल टू पोर्टल पास होते रहते हैं और फिर वो लोग अपनी आखिरी लोकेशन पे आ जाते हैं, ग्रेव ऑफ स्वॉर्ड सेंट्रल गेटवे। रेसन मन में सोच रहा रहता है हम लोग अब तक 22 गेटवे से गुजर चुके हैं, आखिरकार हम लोग सेंट्रल वाले पे पहुंच ही गए। और गेटवे से पास होने पे इतनी भी अच्छी फीलिंग नहीं आती है। जो ग्रेव ऑफ स्वॉर्ड है वो सबसे ज़्यादा बड़ा गेटवे है जो कि सारे फैमिली के पास है। हालांकि इसका नाम कुछ ज़्यादा ही बड़ा है पर ये जो सिटी है वो कुछ ज़्यादा ही छोटी है, पर ये कुछ ज़्यादा ही एक्टिव भी है। उसकी सिस्टर पूछती है क्या तुम ठीक हो, तो फिर वो जवाब देता है हाँ। वो बताती है जो ग्रांडन फैमिली है वो यहाँ पर लगभग 4 घंटों में आ जाएगी। रेसन फिर कहता है कि मैं तब तक माना ब्रीदिंग टेक्निक की ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। उसकी सिस्टर भी ये इस चीज़ पे मान जाती है। एविलिया मन में सोचती है कि अब तुम मुझे क्या नया दिखाने वाले हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें रेसन के फादर की तरफ का दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने पॉन से बात कर रहे रहते हैं। वो पूछते हैं क्या तुमने सबसे यंगेस्ट को देखा, तो वो जवाब देता है हाँ। वो पूछता है क्या उसका फिजिकल स्ट्रेंथनिंग मैजिक रिचुअल फेल नहीं हो गया था, तो डेकेट्रा जवाब देते हैं नहीं, वो बिल्कुल ही सक्सेसफुल था। तो वो पूछता है वो तो फेलियर लग रहा था। डेकेट्रा बताते हैं क्योंकि उस चीज़ ने उसके हार्ट में जगह ले रखी है। वो इससे कुछ समझ नहीं पाता। वो पूछता है किस चीज़ ने, तो वो जवाब देते कि मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं बता सकता क्योंकि मैंने कभी उस चीज़ को फील ही नहीं किया। वो कहते हैं पक्का ही उसने रेसन के हार्ट में मेल्ट हो गया होगा और वो पक्का ही होली ग्रेल ऑफ ट्रांसेंडेंस होगा। होली ग्रेल ऑफ ट्रांसेंडेंट के बारे में जब वो पूछता है तो वो जवाब देते हैं ये एक चलाइस था जब कार्टिल था उस टाइम का। डेकेट्रा बताते हैं जब कार्टिल मरा था तो उसे ये चीज़ पता चली थी, जिस चीज़ को वो अभी तक होली ग्रेल समझ रहा था वो होली ग्रेल ऑफ ट्रांसेंडेंट था ही नहीं। तो उसका पॉन पूछता है मैंने तो इस चीज़ के बारे में कभी सुना ही नहीं। तो वो जवाब देते हैं ऑफ कोर्स तुमने इस चीज़ के बारे में कभी सुना ही नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ रिकॉर्डेड है मेटन फैमिली के रिकॉर्ड्स में, क्योंकि जो फर्स्ट पैट्रियार्च था मेटन फैमिली का वो कार्टिल के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज था। हालांकि जो होली ग्रेल ऑफ ट्रांसेंडेंट था वो कार्टिल की मौत के साथ ही गायब हो गया था और वो डिसअपीयर भी हो गया था सारे लोगों की मेमोरीज में से भी। मुझे पता चला है कि जो यंगेस्ट है वो इस चीज़ को फायर क्लैन से लाया था, इसी चीज़ के चलते वो इस चीज़ को अपने हार्ट में एब्जॉर्ब कर पाया। और क्या तुम्हें पता है जो होली ग्रेल ऑफ ट्रांसेंडेंट था उसे फर्स्ट पैट्रियार्च बुलाते क्या थे, तो वो कहते हैं नहीं, तो वो जवाब देते सपोर्टिंग सर्कल। और जो कार्टिल था वो तो इसे पोर्टेबल चार्जर कहता था। इस चीज़ से तो उसका पॉन भी शौक रहता है। वो पूछता है कि क्या आपको एकदम ही श्योर है कि उसने पक्का ही होली ग्रेल ऑफ ट्रांसेंडेंट को कंज्यूम किया है, तो वो जवाब देते हैं इसके अलावा इस चीज़ को और कोई समझा भी नहीं सकता। वो पूछता है इस चीज़ से आपको क्या मतलब, तो वो जवाब देते हैं जो रीज़न है वो अभी सेकेंड सर्कल पे है और वो इस्तेमाल कर सकता है थोड़ा बहुत एलिमेंटल सिस्टम और एट्रीब्यूट माना का भी। इसे सुनकर उसका पॉन शॉक हो जाता है। वो कहते हैं जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग प्रोडिजीज कहे जाते थे, मैं टैलेंटेड था माना में और तुम फिजिकल स्ट्रेंथ में। फिर वो पूछते हैं कि अगर ये तुम होते तो क्या फिर तुम सेकंड सर्कल पे पहुंच पाते 10 साल की एज में भी, तो वो कहता है शायद मैं पहुंच जाता। तो डेकेट्रा जवाब देते हैं हाँ तुम पहुंच जाते, पर इसके साइड इफ़ेक्ट के चलते शायद से तुम मर भी जाते। वो कहते हैं हाँ आप एकदम ही सही हैं, मैंने इसे 20 पे किया था, यहाँ तक कि मैं इसे 17 तक भी नहीं कर पाया था। तो डेकेट्रा कहते हैं हाँ, और यंगेस्ट इस चीज़ को कर रहा है वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के, वो कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेसिव है। पर मुझे एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही कि उसका ये टैलेंट अब तक मुझसे छुपा हुआ कहाँ ही रहा। ये टैलेंट सिर्फ अभी उसके मेरे सामने आया जब वो 10 साल का हुआ। फिर वो अपने पॉन से कहते हैं कि पक्का ही वो कुछ छुपा रहा है, मैं तुम्हें एक मिशन देता हूँ। तो वो कहता है कि आप जो भी बताएंगे मैं वो करूँगा। तो वो कहते हैं कि रेसन जो है वो बिल्कुल भी मरना नहीं चाहिए जब तक कि मैं मर नहीं जाता।
फिर हमें दूसरे साइड रेसन के साइड का दिखाया जाता है, जहाँ पर रिनाउंड मार्शल आर्ट फैमिली आ चुकी रहती है। रेसन उन्हें देख के सोचता है इनकी जो पावर है वो बिल्कुल ही अलग है स्वॉर्ड्समैनशिप फैमिली से। वो रोजलिन को ग्रीट करता है। पहले तो रोजलिन उसे पहचान नहीं पाती, पर फिर जब वो उसका चेहरा देखती है उसे अपनी सारी पुरानी यादें याद आने लगती हैं। फिर वो वहाँ से जंप करते हुए रेसन के पास आते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर हो ही क्यों। रेसन थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ माफ़ी मांगने आया हूँ। ये सुन के पहले तो वो हंसने लगती है, पर फिर वो गुस्से में कहती है माफ़ी मांगना, क्या इस चीज़ से कोई सेंस भी बनता है। उसके इस गुस्से वाले एक्सप्रेशन को देख के रेसन मन में सोचता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। पर जो इंसान रोजलिन के साथ आया होता है वो रेजन से कहता है क्या तुम्हें पहले अपने एल्डर्स को ग्रीट नहीं करना चाहिए। ये सुन के रेजन उन्हें ग्रीट करता है। वो पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तो फिर रेजन उन्हें जवाब देता है हाँ मुझे पता है कि आप कौन हैं, आप पक्का ही कॉम्बैट किंग मैग्नर हैं। रेजन इनके बारे में बताता है कि जो कॉम्बैट किंग मैग्नर हैं वो इनकी फैमिली में सेकंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। यहाँ तक कि ये रोजलिन के अंकल भी हैं और जो पैट्रियार्च हैं वो इनके बड़े भाई हैं। और अगर सिर्फ मार्शल आर्ट के तौर पे ही देखा जाए तो ये कहा जाता है कि इनकी जो मार्शल आर्ट्स हैं वो पैट्रियार्च को भी सरपास करती हैं। कॉम्बैट किंग कहते हैं जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे तो मन कर रहा है कि मैं तुम पे कुछ ज़्यादा ही डांट लगाऊं। ये सुन के रेजन जवाब देता है पर ये तो कोई तरीका नहीं होता जो कि मार्शल आर्ट फैमिली इस्तेमाल करती है। ऐसे बात करते हुए उसे देख के कॉम्बैट किंग सोचते हैं कि ये बिल्कुल भी अभी मुझसे डरा हुआ है या नहीं। फिर रेजन रोजलिन से कहता है कि मैं पहले गलत था, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ तुम्हारे फैमिली के तौर तरीक़ों से। पहले तो रोजलिन हंसते हुए कहती है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मेरी फैमिली तुम्हें माफ़ कर दे। फिर वो अचानक से रेजन के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो क्यों ना मैं तुम्हें मार डालूं। वो रेजन के ऊपर एक फिस्ट अटैक करती है पर वो उसके चेहरे के सामने ही जाकर उसे रोक देती है। इस चीज़ को देख के कॉम्बैट किंग सोचते हैं ये तो कुछ ज़्यादा ही इंप्रेसिव है, यहाँ तक कि उसने अपनी पलकें भी नहीं झपकाई। रोजलिन भी कहती है मुझे तो लगा था कि तुम कुछ ज़्यादा ही डर जाओगे, तो फिर इसे ब्लॉक करने का ट्राई करो। वो उसके ऊपर एक फिस्ट अटैक करती है, वो भी एनर्जी को जमा करके। पर रेसन को अपने सेल्फ डिफेंस स्किल के चलते इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगती। फिर रोजलिन उसे एक किक मार के गिरा देती है। पर इस चीज़ को देख के कॉम्बैट किंग को ज़्यादा ही शौक रहते हैं। वो सोचते हैं ये तो मार्शल आर्ट मैजिक है, जैसे कि मैजिक फैमिली मैजिक कॉम्बैट टेक्निक बुलाती है जहाँ तक कि मुझे याद है। और यहाँ तक कि उसने प्रॉपर्ली रिएक्ट कर पाया और उसने उस हिट को झेल लिया, वो भी सिर्फ डिफेंस मैजिक से। रोजलिन चिल्लाते हुए कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम एक जगह रुके हुए हो। तो फिर रेजन अभी भी सॉरी कहता है। वो कहता है कि मुझे उस 2 साल पहले वाले इवेंट के लिए माफ़ कर दो, मैं सच में तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो रोजलिन कहती है ये तुम क्या बकवास मेरे सामने कर रहे हो। फिर तभी रेजन कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही प्रिटी थी। तो इससे कुछ रोजलिन समझ नहीं पाती। वो कहती है क्या। तो फिर रेजन कहता है कि तुम्हें तो पक्का ही पता होगा लड़के कैसे होते हैं, मैं बस तुम्हारा अटेंशन पाना चाहता था, इसी चीज़ के चलते मैंने तुम्हें बुली किया। इस चीज़ को सुन के रोजलिन पहले तो शांत रहती है, फिर उसके घुटने पे एक तेज़ की लात मारती है, पर तब भी रेजन कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। तो वो कहती है तुम तो कुछ ज़्यादा ही बोरिंग हो। इससे रेजन कुछ समझ नहीं पाता। तो फिर वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम एकदम ही बोरिंग हो, किसी ऐसे को मारना जो कि बिल्कुल भी फाइट बैक ना करे, ये तो कुछ ज़्यादा ही बेकार है, तुम मुझसे फाइट करो, अब यही एक चीज़ बची है। तो फिर रेजन भी मान जाता है, पर वो कहता है पर अभी नहीं। पीछे से कॉम्बैट किंग भी कहते हैं हाँ तुम एकदम ही सही हो, ये बिल्कुल भी सही जगह नहीं है लड़ाई करने की। पर रोजलिन कहती है ऐसा क्यों, मैं इसे मार डालूंगी ताकि मुझे अच्छा फील हो पाए। तो फिर वो कहते हैं कि अपने चारों तरफ देखो। हमें दिखाया जाता है उनके चारों तरफ कुछ ज़्यादा ही भीड़ लग चुकी होती है। रेजन कहता है ये एकदम ही सही जगह नहीं है हम लोगों की लड़ाई करने की, अगर हम लोग लड़ाई करेंगे तो पक्का ही लोग इस चीज़ के बारे में बातें करेंगे। तो रोजलिन कहती है इस चीज़ की किसे चिंता है। पर तो फिर रेजन जवाब देता है अगर हम लोग यहाँ पर फाइट करेंगे तो पक्का है लोग हर्ट हो जाएंगे। इस चीज़ को सुन के रोजलिन भी शांत हो जाती है। इस चीज़ को सुन के कॉम्बैट किंग्स मन में सोचते हैं कि ये जो लड़का है वो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है। रोजलिन कहती है तुमने पहले कहा था कि तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे। तो फिर रेजन कहता है हाँ मैं ज़रूर मांगूंगा, पर इससे ज़्यादा बेहतर जगह पे। तो फिर पीछे से कॉम्बैट किंग भी कहते हैं हाँ ये एकदम ही सही है, अभी हमें पहले सेड मैंशन में जाना चाहिए। इन सारी चीज़ों की हम तब चिंता करेंगे जब हम लोग सारे फैमिली में पहुंच जाएंगे। फिर रोजलिन भी इस चीज़ के लिए मान जाती है। फिर तभी कॉम्बैट किंग टेलीपैथी से रीजन के से कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो एक्टिंग में, तो फिर ये प्रिटेंड करो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, ताकि इस फाइट के बारे में बाहर रूमर्स ना फैलें। फिर तभी एक नोटिफिकेशन आता है रीजन के पास कि जो कॉम्बैट किंग है उन्होंने तुम में इंटरेस्ट लिया है और वो तुम्हें थोड़े दिन तक एनालाइज करेंगे। इस चीज़ के चलते एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है
इस वर्ल्ड को। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है, जो मेज ऑफ हीवन है वो भी इस चीज़ पे डाउट कर रहा है, जिस चीज़ के चलते तुम्हारी 2 रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी हैं और जो तुम हो वो सक्सेसफुल हो चुकी हो इन्फ्लुएंस करने में 2 इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर्स को। इस चीज़ को देख के रेजन मन में सोचता है कि जो मेज ऑफ हीवन है वो पक्का ही डेकेट्रा के बारे में कहा जा रहा होगा। पर फिर तभी एक और नया नोटिफिकेशन आता है, जो कैरेक्टर रेजन मेटन है उसे क्रिएटर्स प्रिविलेज मिल रहा है। हमें दिखाया जाता है कि रेजन को एक अलग ही स्पेस में भेज दिया होता है, जहाँ पर उसके सामने एक वाइट सी चीज़ रहती है। जब वो उस चीज़ को टच करता है तो फिर उसके पास उसकी डायरी आ जाती है, जिसमें कि वो इन कैरेक्टर्स के बारे में लिखता था जब वो अपने रियल वर्ल्ड में था तब। इस चीज़ को देख के वो भी शॉक हो जाता है। वो इसे देख के सोचता है ये तो वही सेटअप है जो कि मैंने अपने वर्ल्ड में बनाया था। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, एक एक्स्ट्रा इन्फो, अगर आपको इस सीरीज़ के पिछले पार्ट्स देखने हैं तो फिर आप चैनल में प्लेलिस्ट के सेक्शन में इसके सारे पार्ट आपको एक साथ मिल पाएंगे। और थैंक यू। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।